नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होनेस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग UPSSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं और उसी के संबंध में दोस्तों जो आपका कॉमर्स वाला पार्ट्स है दोस्तों सब्जेक्ट, उसको हम लोग लेके चल रहे हैं दोस्तों। और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट्स है दोस्तों, वो भी चल रहा है दोस्तों साथ में। तो आपको दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके स्टैटिक्स में ये जो टॉपिक है आपका इंडियन स्टैटिक्स के अंतर्गत आपके बहुत से टॉपिक्स दिए गए हैं, जहां पर हम लोगों ने कल पॉपुलेशन स्टैटिक्स के बारे में समझ लिया था और वो पूरा थ्योरेटिकली पार्ट जो आपका था वो आपको हमने PDF भी प्रोवाइड किया था दोस्तों। साथ ही आपको हमारे चैनल टेलीग्राम के जो चैनल है उस पर मिल जाएगा। उसी कड़ी में दोस्तों आज आपका जो एक नया टॉपिक है नेशनल इनकम स्टैटिक्स या कह सकते हैं राष्ट्रीय आय सांख्यिकी के बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये भी आपके थोड़ा टॉपिक में जुड़ा हुआ है स्टैटिक्स के, तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग नेशनल इनकम स्टैटिक्स क्या है या इसके बारे में क्या इसका महत्व है एक देश के प्रति, तो विलियम आर्थर लुईस का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने इसके लिए देखिए सबसे पहले ही बहुत ही अच्छी एक परिभाषा दी है कि राष्ट्रीय आय संबंधी समांक एक प्रकार से आर्थिक विकास की कसौटी है। मतलब कि आपको यहाँ पे कि ये आपके जो राष्ट्रीय आय समांक होते हैं दोस्तों, वो आर्थिक विकास के लिए क्या होते हैं, एक पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं दोस्तों। इन समांकों के अभाव में दोस्तों न नियोजन हो सकता है, न ही व्यवहारिक रूप से राष्ट्रीय आयों की समांकों की योजनाओं की गणना की जा सकती है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय समांक का जो निर्माण या कार्यान्वयन से लेकर मूल्यांकन तक की सारी प्रक्रियाओं का आधार प्रस्तुत करता है क्या दोस्तों, ये नेशनल इनकम स्टैटिक्स। तो दोस्तों इस तरीके से विलियम आर्थर लुईस ने इस परिभाषा को दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हम लोग नेशनल इनकम स्टैटिक्स के अंतर्गत आपके नेशनल इनकम के बारे में समझेंगे दोस्तों सबसे पहले, और इसकी क्या पद्धति होती है या इसकी गणना करने की क्या पद्धति है उसको समझेंगे, और साथ ही आप कुछ इसके ऐतिहासिक पहलू हैं दोस्तों उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट हैं तो उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग राष्ट्रीय आय से क्या आशय है इसको समझ ले दोस्तों, तो सिंपली आप लोगों को इनकम का मतलब पता होगा कि आय, जैसे आपकी कुछ आय होगी उसी तरह एक राष्ट्र की भी क्या होती है दोस्तों, आय होती है। पर दोस्तों यहाँ पे सिंपली अगर आप लोग ये देखिए कि राष्ट्र और राष्ट्र को बनाने वाले लोग या कह सकते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि राष्ट्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ के व्यक्तियों को मिलाकर या व्यक्तियों के समूह को मिलाकर ही क्या होता है दोस्तों, राष्ट्र का निर्माण होता है। और जब उसमें एक आपकी कह सकते हैं कि एक जैसी भावनाओं का जब व्यक्तियों में क्या होता है, प्रवाह होता है, तो ही क्या होता है दोस्तों, राष्ट्र बनता है। तो दोस्तों राष्ट्र अपनी जगह है और राष्ट्र के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति अपनी जगह हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का तात्पर्य मतलब यही है कि जैसे व्यक्तियों की आय होती है दोस्तों, उसी तरह दोस्तों राष्ट्र की भी क्या होती है, आय होती है। पर दोस्तों राष्ट्र की आय की गणना आपकी इनडायरेक्टली क्या होती है दोस्तों, व्यक्तियों के आय पर निर्भर करती है। मतलब कहने का ये है कि जिस राष्ट्र में ज़्यादा लोग क्या करेंगे दोस्तों, आपके जीवन या आपका ये क्या कह सकते हैं कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि जिस राष्ट्र के व्यक्तियों की जितनी ज़्यादा आय होगी दोस्तों, उस राष्ट्र की भी आय उतनी ज़्यादा होगी। ये आपका इनडायरेक्टली किससे जुड़ा है दोस्तों, लोगों या राष्ट्र के लोगों के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे अगर राष्ट्रीय आय के बारे में समझिए तो अलग अलग विद्वानों ने यहाँ पे अलग अलग परिभाषा दिया है। तो यहाँ पे जैसे सर्वप्रथम पीगू आपके हैं, उन्होंने दिया है कि राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है और जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। मतलब यहाँ पे कहने का इनका क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हमने जैसे आपको बताया कि राष्ट्र का निर्माण किससे होता है, राष्ट्र के लोगों द्वारा, और राष्ट्र के लोगों का जो आय होता है वही क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। इनका कहने का ये तात्पर्य है दोस्तों। साथ ही यहाँ पे उन्होंने क्या जोड़ दिया दोस्तों कि साथ ही जो राष्ट्र के लोग विदेशों में जाकर
क्या करते हैं दोस्तों, आय अर्जित करते हैं, वो भी क्या होता है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत ही शामिल होता है। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपके सामने यहाँ पे राष्ट्रीय, जैसे कि आप लोगों ने एनएनपी सुना होगा, जीएनपी सुना होगा, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। वो सारे जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसी प्रकार दोस्तों मार्शल महोदय ने भी देखिए इसी तरह एक परिभाषा दिया है। दोस्तों यहाँ पे परिभाषा पढ़ने का औचित्य बस इतना है कि राष्ट्रीय आय के मतलब यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों में बहुत से अंतर निकल आते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी आप देखिएगा, थोड़ा से एक शब्द के बदलाव से पूरा परिभाषा क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इसलिए यहाँ पे परिभाषाओं को थोड़ा सा अलग अलग विद्वानों की परिभाषाओं को समझिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए मार्शल महोदय ने कहा है कि किसी देश के श्रम तथा पूंजी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर कार्य करते हुए जो प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं एवं सभी प्रकार की सेवाओं का शुद्ध योग उत्पन्न किया जाता है, उसे ही देश की शुद्ध वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। मतलब दोस्तों इनका कहने का क्या तात्पर्य है दोस्तों, कि एक तो आप क्या होता है दोस्तों कि एक श्रम प्रधान होता है, एक पूंजी प्रधान होता है। मतलब यहाँ पे हमारा राष्ट्र क्या है दोस्तों, हर राष्ट्र में दो तरीके की प्रधानता पाई जाती है दोस्तों। या तो एक आपका जो राष्ट्र होगा वो श्रम प्रधान होगा या आपका एक पूंजी प्रधान होगा। जैसे कि भारतवर्ष क्या है दोस्तों, श्रम प्रधान देश कहलाता है। अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे क्या होते हैं दोस्तों, वो पूंजी प्रधान देश है, क्योंकि वहाँ पूंजी की प्रधानता ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे पूंजियों को ज़्यादा लगाने का वहाँ होता है। पर यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, श्रम सस्ती है या श्रम के बल पर ही हम लोग ज़्यादातर अपनी आय को अर्जित करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर उन्होंने कहा कि चाहे जिस भी प्रधानता के आप धनी हो, उन सभी चीज़ों का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों पर कार्य करके, मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी आपके पास प्राकृतिक संसाधन है, कोयले हैं, खनिज हैं, जितने भी आपके पास प्राकृतिक संसाधन है, उनका आप प्रयोग करके वो आप उसका क्या करते हैं दोस्तों, निष्कर्षण करके उसका प्रयोग करके जो भी आप क्या करते हैं, भौतिक रूप से या अभौतिक रूप से वस्तुओं या आपके सेवाओं का निर्माण करते हैं, उनसे जो भी आय अर्जित आप करते हैं, उन सभी आयों को हम लोग क्या बोलते हैं, देश की आय सम्मिलित करते हैं। तो इन्होंने दो आपके यहाँ पे श्रम प्रधानता और पूंजी प्रधानता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निर्मित करके वहाँ पे आपके विक्रय योग ना कह के कहा जाएगा कि निर्मित योग तक ही यहाँ पे रखा जाएगा दोस्तों। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पे आय के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसी तरह इंग्लिश फिशर ने भी क्या कहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय केवल अंतिम आपका उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं को सम्मिलित करता है। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो वस्तु निर्मित हो गई है और उस निर्मित वस्तुओं को जब उपभोक्ता या क्रय करता है, तो उसको क्रय करने के बदले में क्या होता है दोस्तों, कुछ व्यय चुकाना होता है। तो जो व्यय चुकाया जाता है तो वो किसी के लिए क्या होता है दोस्तों, आय होता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो भी आय है वो क्या है, जो भी व्यय हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको आय किससे प्रदान हो रहा है, आपके द्वारा निर्मित वस्तुओं को जब उपभोक्ताओं द्वारा आपके क्रय कर लिया जाता है तो उसके बदले जो भी आय अर्जित होती है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे राष्ट्रीय आय सम्मिलित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा संकुचित होकर अगर आप देखेंगे परिभाषाओं को तो आपको थोड़ा समझने में यहाँ पे अटपट लगेगा। आप अगर थोड़ा सा वृहद स्तर पर सोचिए, जैसे कि आप एक राष्ट्र के व्यू से समझिए, तो आपको यहाँ पे राष्ट्रीय आय के बारे में समझ में आएगा। अगर व्यक्तिगत रूप से आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ों को दरकिनार कर देंगे। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा आप राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को समझिए। तो इस तरीके दोस्तों ने आपके बहुत से यहाँ पे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक परिभाषा जो दी गई है बहुत ही स्पष्ट परिभाषा है दोस्तों, बाउले रॉबर्टसन समिति के अनुसार कि राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों को किसी एक वर्ष में प्राप्त होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक माप है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी आप एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करते हैं उसका मुद्दा में मापन किया जाता है, वही आपका क्या है, राष्ट्रीय आय है आपका, जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा सामूहिक संपत्तियों में होने वाली शुद्ध वृद्धि को जोड़ दिया जाता है और शुद्ध कमी को घटा दिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आपकी आय अर्जित होती है, जैसे कि आप सिंपली समझिए कि यदि आपको आय अर्जित होती है तो आप अपनी संपत्ति में क्या करते हैं, आपके संपत्ति में वृद्धि होती है। जैसे कि अभी धीरू भाई अंबानी की क्या हुई, संपत्ति में वृद्धि हुई और वो चौथे रिचेस्ट
आपके क्या हो गए, व्यक्ति हो गए देश के। तो दोस्तों अगर आपकी आय में वृद्धि होगी तो आपकी संपत्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बट दोस्तों समय के साथ आपके जो संपत्ति हो उसमें कुछ ना कुछ ह्रास भी होते हैं। जैसे कि आप सभी पता होगा कि हर संपत्ति के समय के साथ उसमें ह्रास होते हैं। तो उन ह्रासों की कमी के मूल्यों में मापित करके उन ह्रासित राशियों को घटा देते हैं और जो आपकी संपत्तियों में वृद्धि हुई है उसमें जोड़ देते हैं दोस्तों। तो उस जोड़ में से ह्रासित राशि को घटाने पर जो भी राशि आपकी शेष बचती है वही आपकी क्या होती है दोस्तों, राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक स्पष्ट परिभाषा कह सकते हैं जो बाउले रॉबर्टसन समिति ने 1934 में प्रदान की थी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे अलग अलग दृष्टिकोणों में अलग अलग चीज़ों को रखा गया है। उसी तरह दोस्तों यहाँ राष्ट्रीय आय की व्याख्या के लिए अर्थशास्त्रियों ने इसको 3 दृष्टिकोणों में समझाया है और यहाँ पे आपका 3 दृष्टिकोणों में भी परिभाषित की गई जो परिभाषा है उसी के आधार पर यहाँ पे आपके जो आपके मेथड्स हैं या कह सकते हैं गणना है वो भी इसी आपके जो दृष्टिकोण है उसी के आधार पर गणना भी की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो आपका राष्ट्रीय आय का जो 3 दृष्टिकोण दिया गया है दोस्तों उसमें आपका एक उत्पाद दृष्टिकोण है, एक आय दृष्टिकोण है, एक और व्यय दृष्टिकोण है। जैसे अभी हमने 3 परिभाषाओं को पढ़ा है दोस्तों तो उन तीनों में आपको दिखा होगा कि वहाँ पे अलग अलग परिभाषाओं का अलग अलग जोर है। जैसे कि अभी हमने एंगलिंग फिशर के बारे में देखा था तो दोस्तों वहाँ पर उन्होंने वही चीज़ क्या कहा कि जो व्यय होगा वही आय होता है। तो यहाँ पर व्यय दृष्टिकोण सामने आता है। उसी तरह हमने व्यक्तिगत आय को राष्ट्रीय आय के साथ सम्मिलित किया तो वहाँ पर आय हो गया। फिर एक परिभाषा में आपने देखा था भी कि वहां पे आपके जो भी प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवाएं हैं उसी को हम लोग क्या मान लिए दोस्तों, वहां पे राष्ट्रीय आय मान लिए। तो इस तरह अलग अलग दृष्टिकोणों के अनुसार आपके यहाँ पे राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया गया है। तो वही दृष्टिकोणों का अगर हम लोग समझे दोस्तों तो यहाँ सबसे पहले प्रोडक्ट आपका यहाँ पे है दृष्टिकोण या उत्पाद दृष्टिकोण है। तो दोस्तों इसके अनुसार क्या होता है कि राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक नया शब्द है, अभी इसके बारे में हम लोग स्पष्ट करेंगे कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। मतलब राष्ट्रीय आय क्या है, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादों एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य और विदेशों से प्राप्त शुद्ध मूल्यों का या शुद्ध मूल्य आयों का योग होता है। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि एक राष्ट्रीय आय एक देश के भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति देश के हैं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के शुद्ध मूल्य और जो व्यक्ति भारत के हैं वो यदि विदेशों में जाके रह रहे हैं और वहाँ पे कुछ आय अर्जित कर रहे हैं तो उन दोनों आयों का योग ही क्या कहलाता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी उत्पाद दृष्टिकोण से मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उत्पाद दृष्टिकोण से यहाँ आपके जो राष्ट्रीयता है या व्यक्तियों की राष्ट्रीयता के आधार पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया गया है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे ये समझिए कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे भारत का निवासी है या भारत की राष्ट्रीयता लिया है वो यदि भारत में रहकर कोई वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन कर रहा है और उससे आय अर्जित करता है या वो बाहर जाके कुछ आप आय अर्जित करता है तो वो सारे योग क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर आगे अगर यहाँ पे देख लिए दोस्तों तो दिया है आय दृष्टिकोण। आय दृष्टिकोण क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि दोस्तों राष्ट्रीय आय उत्पादन के विभिन्न साधनों, जैसे आपके क्या है उत्पादन के 2 साधन होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका फैक्टर होता है जैसे भूमि श्रम पूंजी साहसी के किए गए प्राथमिक भुगतानों को हम लोग यहाँ पे क्या कहें दोस्तों, शुद्ध सामूहिक योग ही इसका क्या होता है दोस्तों, आय दृष्टिकोण कहलाता है। तो यहाँ पे प्राथमिक भुगतानों के अंतर्गत लगान मजदूरी ब्याज और लाभ को शामिल किया जाता है दोस्तों। तो ये आपके आय दृष्टिकोण है। मतलब यहाँ पे दोस्तों कि आपके भूमि के द्वारा आपको क्या मिलता है, लगान मिलता है। फिर आपके श्रम के जो श्रम होते हैं श्रमिक होते हैं उनको क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है। जो पूंजी लगाता है उसको क्या मिलता है दोस्तों, लाभ मिलता है। और जो साहसी होता है या कह सकते हैं पूंजी जो लगाता है उसे ब्याज मिलता है और जो साहसी होते हैं उनको लाभ मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सभी जो आपके प्राथमिक भुगतान होते हैं उन्हीं का योग क्या होता है दोस्तों, आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। फिर आपका व्यय दृष्टिकोण क्या है दोस्तों कि अंतिम रूप से जो भोक्ता व्यय करता है उसी का जो योग होता है दोस्तों वो आपका राष्ट्रीय आय माना जाता है। मतलब यहाँ पे अंतिम उपभोग वो क्या हो सकता है, पदार्थों को कर सकता है या सेवाओं को कर सकता है। और साथ ही आंतरिक एवं विदेशी शुद्ध निवेशों पर किए जाने व्यय का
सकल योग ही क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। मतलब यहाँ पे आंतरिक और विदेशी निवेश का मतलब क्या है दोस्तों, कि यदि आप अपने आयों का कहीं निवेश करते हैं या अपने देश के बाहर कहीं निवेश करते हैं तो उन व्ययों को या कह सकते हैं उन इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे व्यय के अंतर्गत शामिल, व्यय के दृष्टिकोण में शामिल किया जाता है और उन योगों को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो ये तो दोस्तों अलग अलग आपके दृष्टिकोणों में राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसके तत्वों के बारे में समझे थोड़ा, तो राष्ट्रीय आय के जो आशय है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे विशुद्ध आय मानी जाती है। और ये राष्ट्रीय आय क्या है, एक माप है दोस्तों, एक निश्चित अवधि में किया जाता है। हर वर्ष आपकी राष्ट्रीय आय को आकलित किया जाता है। तो दोस्तों ये आपके राष्ट्रीय आयों के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं शामिल की जाती हैं जो व सेवाएं को शामिल किए जाते हैं जिनका विनिमय मूल्य होता है। और राष्ट्रीय आय का अनुमान बाजार मूल्य व साधन लागत पर किया जाता है, यानी दो आधारों पर राष्ट्रीय मूल्यों का गणना की जाती है, एक बाजार मूल्य पर, एक साधन लागत पर। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे आपके राष्ट्रीय मूल्य क्या है इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसके कुछ महत्व हैं दोस्तों, वो आर्थिक प्रगति के सूचक होते हैं, क्षेत्रीय अंशदान की जानकारी देते हैं, आर्थिक नियोजन के लिए अपरिहार्य होते हैं, जीवन स्तर का अभिसूचक होते हैं। दोस्तों ये सारे पॉइंट आपके लिए समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको पता भी होगा। अंतर क्षेत्रीय आपका संचालक की तुलना करता है, मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके क्षेत्रों को अलग अलग, जैसे कि आपका मुंबई क्या है, आपका राष्ट्रीय आय की अगर आप देखें तो मुंबई शहर के जो आय होती है लोगों की वो अधिक होती है, या आपके मेट्रोपोलियन जो राष्ट्र देश हैं कह सकते हैं शहर हैं उनकी आय ज़्यादा होती है लोगों की, और जो आपके कस्बे होते हैं, नगर होते हैं, जो छोटे स्तर के शहर होते हैं उनके वहाँ के लोगों की आय कम होती है। तो ये आपका क्षेत्रीय डिवाइडेशन भी करता है आय के आधार पर। तो इस तरह आय वितरण की जानकारी मिलती है और आर्थिक कल्याण का माप मिलता है। फिर नीति निर्धारक में सहायक होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय तुलना का भी आधार होता है। मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय होगी दोस्तों वहाँ के लोगों के लिए क्या होगा, अलग है, क्योंकि वहाँ का जीवन स्तर क्या है, उनके राष्ट्रीय आय के अधिक होने के कारण वहाँ के जीवन स्तर अधिक होता है। और साथ ही आपका यहाँ पे भारतवर्ष का देखें तो वहाँ के आपके यहाँ के लोगों की क्या है, राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है, क्योंकि राष्ट्रीय आय भी कम है। तो यहाँ पे आपका दो देशों के बीच में तुलना भी किसके थ्रू हो जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय के द्वारा हो जाता है। तो ये तो किस उसके महत्व है दोस्तों, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट ये आपके महत्व नहीं है एग्जाम पर्पज से। यहाँ पे आपके जो मापने की रीतियाँ हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो मापने की रीतियाँ हैं राष्ट्रीय आय की, उनमें आपके तीन तरीके की आपके यहाँ राष्ट्रीय आय संगणना रीति होती है। एक उत्पाद संगणना रीति है, एक आय संगणना रीति है और व्यय संगणना रीति है। और इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि भारत में किन रीतियों को अपनाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे उत्पाद संगणना रीति के बारे में समझिए, यहाँ पे दोस्तों जो तीन संगणना रीति है बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट है। एक आपका संयोजन यहाँ पे संगणना रीति है, वो भी हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपका जो उत्पाद संगणना रीति है इसके बारे में हम लोग समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सेंसर ऑफ प्रोडक्ट मेथड है या इन्वेंट्री मेथड है, इसके अंतर्गत होता क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए दोस्तों जितने भी आपके क्षेत्र होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर क्षेत्र है, आपके जो खनन क्षेत्र हैं, या कह सकते हैं आपकी जो बिजनेस या कह सकते हैं ट्रेड के जितने भी क्षेत्र हैं, वाणिज्य या परिवहन के जितने क्षेत्र हैं आदि, इन सभी जो आपके जो क्षेत्र हैं उनमें एक विशेष की संपूर्ण उत्पत्ति का योग कर लिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि इन सभी क्षेत्रों में एक वर्ष के अंतर्गत जितनी भी उत्पत्ति है उनका योग कर लिया जाता है। और साथ ही दोस्तों क्या किया जाता है, इनको फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत मूल्यांकित किया जाता है। अब ये दोस्तों अभी इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है आपका मार्केट कॉस्ट या कह सकते हैं मार्केट प्राइस। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ें फैक्टर कॉस्ट होती है उसका तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि जो भी उत्पादित करने पे किए गए जो कॉस्ट आई होती है, मतलब यहाँ पे दोस्तों कि जो व्यय करने आपका निर्माण करने के लिए जो व्यय किए गए हैं उनको जो यदि जोड़ने पे जो आपका होता है उसी को हम लोग यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और मार्केट प्राइस वो होती है दोस्तों जो उपभोक्ता वर्ग द्वारा व्यय करके प्राप्त की जाती है, तो उसे हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका उत्पादित
या उत्पाद संगणना रीति के अंतर्गत आपके जितने भी यहाँ पे क्षेत्र के द्वारा उत्पादित आपकी संपत्ति होती है या उनको योग होता है, उनको हम लोग फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत ही गणना करते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपके उत्पाद संगणना रीति के अंतर्गत हम लोग करते हैं। इन योगों में हम लोग क्या क्या चीज़ दोस्तों यहाँ पे जोड़ते हैं और क्या चीज़ घटा देते हैं, इसको भी देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आयातित माल का जो मूल्य होता है उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जो होती है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। आयात शुल्क जो होता है दोस्तों उसको जोड़ते हैं। उत्पादन कर, मकानों का वार्षिक किराया आदि को हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। और इन योगों में हम लोग क्या घटा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे निर्यात किए गए माल का मूल्य, फिर मूल्य ह्रास, फिर स्थायी पूंजी की पुनर्स्थापना लागत आदि को हम लोग यहाँ पे इसमें घटा देते हैं। तो इस प्रकार जो आपका शुद्ध रूप से बचता है दोस्तों उसी को हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो दोस्तों इस रीति में आपका जो अंतिम रूप से उत्पाद होते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा कि अंतिम रूप से या यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे शामिल करते हैं। क्यों शामिल इस तरह करते हैं, क्योंकि दोस्तों एक ही उत्पाद की दो बार गणना ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे अंतिम उत्पादों को ही शामिल करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग आपका जो, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग अंतिम रूप के उत्पादों का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि जैसे कि अगर आपका जो कपड़ा है उस कपड़े की जो आपकी यहाँ पे कपड़े की सील्ड है उसी के हम लोग यहाँ पे अंतिम उत्पाद को शामिल करते हैं। यदि आप उसके धागों की बात करेंगे या कह सकते हैं धागा बनाने के लिए जो कपास है उसकी बात करेंगे तो उसे हम लोग अंतिम उत्पाद के अंतर्गत नहीं शामिल करेंगे। जो आपका फिनिश गुड होगा, अंतिम उत्पाद होगा, उसी की हम लोग यहाँ पे गणना करते हैं। तो ये तो दोस्तों उत्पाद संगणना रीति है। आगे अगर हम लोग आय संगणना रीति के बारे में समझे दोस्तों, तो इसमें आपका क्या होता है कि इस रीति के अंतर्गत दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो आपके उपार्जित या कह सकते हैं जितने भी आपके संसाधन हैं या कह सकते हैं उत्पत्ति के जो संसाधन हैं उनके द्वारा जो भी आपकी प्राप्ति होती है उसी को हम लोग यहाँ पे आय संगणना रीति के अंतर्गत शामिल करते हैं। दोस्तों इस रीति में विभिन्न साधनों द्वारा उत्पादित जो शुद्ध आय, जैसे यहाँ पे लगान है, मजदूरी, ब्याज, लाभ, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे दोस्तों, उन सभी का योग ही क्या होता है दोस्तों, आय संगणना रीति के अंतर्गत शामिल करते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे आपके भारतवर्ष में इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपकी सभी लोगों द्वारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अधिकांश लोग आयकर नहीं देते हैं, जिस कारण यहाँ पे आपको पता होगा कि कुल आपके 1.5 करोड़ लोग ही क्या होते हैं हमारे देश में, 135 करोड़ में आपके 1.5 करोड़ लोग ही क्या होते हैं आयकर प्रदान करते हैं। तो ये आपके आय गणना या राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उचित विधि नहीं मानी जाती है भारत जैसे देशों के लिए। फिर नेक्स्ट आपका जो व्यय संगणना रीति है दोस्तों, ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने शुरू में आपको बताया था कि जो भी अंतिम उपभोक्ता द्वारा व्यय किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे शामिल करते हैं इस रीति में। और इसके अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा क्या शामिल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले देखिए अंतिम उपभोक्ता द्वारा होने वाले व्यय, फिर आपका शुद्ध आंतरिक निवेश, मतलब जो भी हम लोग अपने देश में निवेश करते हैं उनको जोड़ते हैं, और विदेशों में जो शुद्ध निवेश राशियों को जोड़कर ही राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक सूत्र यहाँ पे बन के आता है सामने कि जो आपका वाई यहाँ पे मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपकी राष्ट्रीय आय है, और सी यहाँ पे आपका क्या है, जो अंतिम कंज्यूमर द्वारा व्यय किया गया है वहाँ पे सी को डिनोट किया है। आई मतलब जो इंटरनल इन्वेस्टमेंट है उसको बताया जा रहा है, और EX मतलब एक्सपोर्ट, और IM मतलब इंपोर्ट मूल्य को यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को जब आप करेंगे तो शुद्ध आपका एक्सपोर्ट पता चल जाएगा दोस्तों। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, आंतरिक निवेश और जो निजी और सरकारी का अंतिम उपभोग है दोस्तों, उनको जोड़ने पे जो आपका राशि आएगी या शेष आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आय को यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो ये दोस्तों आपकी तीन रीति बहुत ही मुख्य रीति है। एक आपका यहाँ पे तीसरी जो रीति है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रिपल एंट्री बैलेंस अकाउंट बनता है इसके अंतर्गत व्यय संगणना नीति के अंतर्गत, तो उसमें आपका जो तीनों आपके उत्पाद और आय और व्यय के अंतर्गत जो आपके यहाँ पे बनते हैं, तो उत्पाद के आधार पे आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट बनता है, आय के आधार पर नेट नेशनल इनकम बनती है, और आपके व्यय के आधार पर नेट नेशनल एक्सपेंडिचर ज्ञात होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपके तीन संगणना रीति के आधार पर ये आपके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। एक यहाँ पे सामाजिक लेखांकन रीति है दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए दोस्तों ये एक नवीन विधि है, मतलब ये आपका अपडेटेड वर्जन है जिसे आपके डॉक्टर रिचर्ड स्टोन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और
इनके साथ बहुत से लोग थे, किन्स, जे.आर. हिक्स वगैरह शामिल थे। तो दोस्तों ये क्या है, ये कैसी रीति है, इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है, जो सामाजिक लेखांकन या कह सकते हैं जो राष्ट्रीय लेखांकन होता है, उसमें केवल राष्ट्रीय आय की गणना ही नहीं की जाती दोस्तों, साथ ही क्या होता है दोस्तों, जो देश की आर्थिक संरचना में जो बदलाव होते हैं उनको भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें एक स्पष्ट रूप से यहाँ पे क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं कि सामाजिक लेखांकन संपूर्ण राष्ट्रीय आपके अर्थव्यवस्था के समष्टि आर्थिक तत्वों का एक सांख्यिकीय लेखा जोखा होता है, जिसके अंतर्गत उत्पादन, आय, व्यय, बचत व निवेश सभी प्रकार के लेखे सम्मिलित कर लिए जाते हैं और उन सभी का योग या सम्मिलित करके जो आपके साथ सामने आता है उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे ये 4 तरीके से मुख्य रूप से आपके सामने यहाँ पे ये संगणना रीति है दोस्तों। यहाँ पे जो मुख्य रूप से शुरू के 3 संगणना रीति है दोस्तों, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपके संगणना रीति महत्वपूर्ण था। और यहाँ पे साथ ही एक कुछ यहाँ पे एक देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ है जो मूल्यांकन के आधार भी हमने आपको बताया था, बाजार मूल्य और साधन लागत, इसको भी आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे भी हमने बताया भी था। तो बाजार मूल्य से आशय दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रीय आय का अनुमान उन कीमतों पर लगाया जाता है जिनका उपभोक्ता द्वारा वस्तुएं प्राप्त करने के लिए भुगतान किया जाता है, वो आपका क्या होता है, बाजार मूल्य होता है, जैसे अभी हमने बताया भी। और साधन लागत के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है, तो जो उत्पत्ति के साधनों में संगठनों द्वारा व्यय किया जाता है या उनके वस्तुओं सेवाओं को प्रतिफल के रूप में प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है, उसी को यहाँ पे राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि बाजार मूल्य के आधार पर और साधन लागत 2 तरीके से हम लोग गणना करते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके राष्ट्रीय आय संबंधी कुछ धारणाएं हैं, इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे जो पहला धारणा है दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे किसी देश में जो 1 वर्ष के अवधि में जो उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है, उसी का कुल भौतिक मूल्य क्या कहलाता है दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। मतलब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि यदि आप जीएनपी का मतलब यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे जीएनपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपके एक देश के अंतर्गत जो भी उत्पादित होगा उसके बाजार मूल्य को ही यहाँ पे इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जीएनपी के अंतर्गत आपका क्या होता है दोस्तों, केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को शामिल किया जाता है, यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही आपका जो परिसंपत्तियाँ होती हैं या आप कह सकते हैं जो यहाँ पे आपके ह्रास होते हैं, उनको यहाँ पे घटाया नहीं जाता है। और साथ ही जीएनपी में केवल चालू वर्ष की उपज को या मूल्यों को जोड़ा जाता है, और जो वस्तु जिस वर्ष पैदा होती है उसी वर्ष में जीएनपी में शामिल की जाती है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। और अनुपातक सौदे तथा हस्तांतरण भुगतान जीएनपी में शामिल नहीं किए जाते। तो ये आपके जीएनपी के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों जीडीपी क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे जीडीपी और जीएनपी में अंतर समझ लीजिए दोस्तों। जीएनपी और जीडीपी में थोड़ा सा बस ये अंतर है, यहाँ पे जो जीएनपी है इसमें एन जो लगा है दोस्तों, वो आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपकी नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता को डिनोट करता है। और यहाँ पे जो डी है दोस्तों, ये डोमेस्टिक को डिनोट करता है। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जीएनपी क्या होता है दोस्तों, यदि आप के राष्ट्र के जो भी लोग हैं, एक देश के राष्ट्र के जो भी लोग हैं, चाहे वो विदेश में आय अर्जित करते हैं या देश में, उन सभी को आयों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। बट जीडीपी में क्या होता है दोस्तों कि वो भौगोलिक स्थिति यानी भारत की जो भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत, चाहे वो विदेशी हो या राष्ट्र या देशी हो, जो भी व्यक्ति यहाँ पे उत्पादित करेगा, उससे आय अर्जित करेगा, वो सारे क्या होंगे दोस्तों, जीडीपी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो जीएनपी क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है आपके जीडीपी से, क्योंकि जीडीपी में केवल भौगोलिक स्थितियों के आधार पर किया जाता है, बल्कि जीएनपी में एक देश के अंतर्गत जो राष्ट्र के लोग हैं उनके द्वारा और जो राष्ट्र के लोग बाहर जाके आय अर्जित करते हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे भी दिया है कि जीडीपी 1 वर्ष की अवधि में किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग होता है। जबकि जीएनपी में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे हमने जो आपको बताया है, यहाँ पे नेशनलिटी चीज़ आप याद रखेंगे एन से, तो
आपको ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होगा। तो जीएनपी में दोस्तों जीडीपी माइनस आपका इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, मतलब यहाँ पे वही चीज़ है दोस्तों कि जो आपके देश के अंतर्गत चीज़ें उत्पादित होकर बाहर भेजी जा रही हैं उसको भी शामिल किया जाता है, और साथ ही जो बाहर की वस्तुएं यहाँ पे आई गई हैं उनको यहाँ पे हम लोग घटा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जीएनपी में आपका ये चीज़ शामिल किया जाता है। तो ये आपका ये पॉइंट है दोस्तों। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि क्लोज इकोनॉमी में आपका जीएनपी और जीडीपी एक जैसा होता है, क्योंकि वहाँ पे ना इंपोर्ट होगा ना ही एक्सपोर्ट होगा। तो ये पॉइंट भी आप लोग को पता होगा, याद रखिएगा। फिर आगे दोस्तों यहाँ पे एक है टर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी। तो दोस्तों एनएनपी का मतलब यहाँ पे सिंपल ये याद रखिएगा कि जीएनपी में जब हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, एनएनपी आपका ज्ञात हो जाता है दोस्तों इसको हम लोग जो ये कॉन्सेप्ट है इसका हम एक ग्राफ बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आपको ट्रिकी वे में बता देंगे, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे आप थियोरेटिकली वे में इसको समझ लीजिए, तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको एक ट्रिकी वे में आपको यहाँ पे ग्राफ में चीज़ों को समझा देंगे, तो वहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते चलिए बस। यहाँ पे दोस्तों जो आपका एनएनपी है वो आपका क्या होता है दोस्तों, सकल राष्ट्रीय आपका जो जीएनपी है उसमें आपका जो मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है, तो उसी से आपका क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपका निकल आता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, बाजार कीमतों पर ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपका एनएनपी क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट एक टर्म्स होगा दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों यहाँ राष्ट्रीय आय क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे देखिए दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रीय आय को दो तरीक़ों से परिभाषित किया जाता है। एक आपका क्या होता है दोस्तों कि जब भी हम लोग आपका एनएनपी में आपका इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दे और जो गवर्नमेंट सब्सिडी है उसको जोड़ देते हैं, तो भी आपकी राष्ट्रीय आय की गणना होती है। और साथ ही यदि हम लोग जीएनपी में डेप्रिसिएशन को घटा दे, फिर इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दे और फिर सब्सिडी को जोड़ देते हैं, तो भी आपका क्या हो जाता है दोस्तों, नेट आपका राष्ट्रीय आय निकल आता है। तो दोस्तों वही चीज़ है, आप लोगों को यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लोग एनएनपी में घटाते हैं, तो आपका क्या होता है दोस्तों, जीएनपी में से आपका डेप्रिसिएशन घटाने पर क्या आ जाता है, एनएनपी आ जाता है। तो चाहे आप ऐसे समझिए चाहे वैसे समझिए, दोनों का मतलब आपका यहाँ पे सेम है। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट थे, आप लोगों को आशा है समझ में आ गया होगा। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय आय सांख्यिकी से संबंधित कुछ तथ्य थे दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो गया है और शेष जो चीज़ें होंगी दोस्तों उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और यदि आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो दोस्तों तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपको आपकी पीडीएफ फाइल हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग इससे भी रिवीजन करके पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस यूपीआई आईडी लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।